वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। हम लोग अपने हिंदी का जो एक सीरीज चल रहा है केवीएस के लिए, उसके क्विज को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, जो आपका कई टॉपिक से मिला करके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग ये आपके सामने हम पहला क्वेश्चन रखेंगे और आप लोगों को पूरा क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और ये कौन सी भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तो जनरली हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बताना है कि ये जो अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको, फिर आपको बताना है कि ये किस भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बा इज्जत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिखाई पड़ रहा है, बा इज्जत। ठीक है, आप लोग अक्सर ये फिल्म जब देखते रहे होंगे ना, छोटे जब रहे होंगे बचपन में, तो कैदियों को ऐसे जज साहब बोलते थे कि इनको बा इज्जत बरी किया जाता है। ठीक है, तो आप हमको बताइए, यहाँ पे आप अगर इसको अलग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बा शब्द अलग होगा और इज्जत अलग होगा। ठीक है, बा अलग होगा और इज्जत अलग होगा, मतलब इस शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या होगा, बा उपसर्ग होगा। जो आपके तीन ऑप्शंस हैं इसमें आप देखिए, जो बी वाला हमारा ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, और बा का जो अर्थ होता है, बा का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है शहीद। ठीक है, सहित मतलब क्या होता है कि उसके साथ। बा इज्जत कहने का मतलब होता है कि इज्जत के साथ। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर सही होगा वो बी वाला आंसर सही होगा। लेकिन आपको हमें कमेंट में बताना है कि जो बा उपसर्ग है, ठीक है, बा जो उपसर्ग है ये किस भाषा का उपसर्ग है। ठीक, अब आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि मैं पूछना क्या चाह रही थी। ठीक है, तो आपको हमें कमेंट में क्या बताना है कि बा जो उपसर्ग है वो किस भाषा से रिलेट करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। यद्यपि जो शब्द दिया हुआ है हमें इसका संधि विच्छेद करना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से चुन के बताना है कि कौन सा इसमें संधि विच्छेद सही होगा। ठीक, चलिए संधि विच्छेद कर लेते हैं। अगर आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हिंदी में संधि विच्छेद होता है, ठीक है, जो हिंदी में संधि विच्छेद होता है उसको हम तीन तरह से करते हैं। ठीक है, जो संधि विच्छेद के प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं। पहला कौन होता है, तो पहला हमारा होता है स्वर संधि। क्या होता है, स्वर संधि होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हमारा व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होता है। और तीसरा प्रकार जो संधि का है वो क्या है, वो विसर्ग संधि है। क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। लेकिन लोगों को लगता है ना कि जब अभी हम स्वर संधि को डिफाइन करेंगे तो उनको लगता है कि यही संधि के प्रकार है, जबकि वो सही नहीं है। संधि के तीन प्रकार पहले आपको मिलेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को जब आप देखेंगे तो स्वर संधि को फिर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 5 भाग में डिवाइड किया गया है। अब ये 5 भाग आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो एक दीर्घ स्वर संधि आपको मिलेगा, ठीक है, फिर यड़ मिलेगा, वृद्धि मिलेगा, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि मिलेगा। तो ऐसे हम करते हुए देखते हैं कि जो संधि के प्रकार होते हैं, जो संधि के प्रकार होते हैं, ये स्वर संधि के प्रकार भी फिर आगे आपको 5 टाइप के मिल जाएंगे टोटल। ठीक है, स्वर संधि के टोटल आपके 5 प्रकार हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यद्यपि, ठीक है, यद्यपि जो पूछा गया है तो ये स्वर संधि का प्रकार है। ठीक है, स्वर संधि का प्रकार है। अब ये हमें पता कैसे चला, देखिए स्वर संधि का रूल ये होता है कि जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होता है। ठीक, यानी कि जो हमारा पहला शब्द दिया रहे, पहले शब्द का आखिरी जो हमारा शब्द रहेगा। ठीक है, तो हम एक तरीके से देख लेते हैं, जैसे यद्यपि को आप तोड़ेंगे तो इसका जो आपका विच्छेद होगा, यदि धन अपि होता है। ठीक है, क्या होता है, यदि धन अपि होता है। इसको हम समझते हैं। जो हमारा पहला शब्द है, पहला शब्द हमारा क्या है, यदि। यदि को हम पहले तोड़ लेते हैं। यदि को आप तोड़ेंगे
तो आपको मिलेगा य। तो य को हम पूरा नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको द से यहाँ पे मतलब है। द को आपको तोड़ना होगा तो द आपको हलंत मिलेगा और छोटी की मात्रा हम लगाते हैं तो हमें छोटी की मात्रा के लिए ई मिल जाता है। ठीक है, इस फॉर्म में ये आ जाएगा। दूसरा, आप अपी को तोड़ेंगे तो अ तो है ही, अ खुद स्वर है और पी से हमको ज्यादा मतलब नहीं है। बीच में हमको यहाँ पे हमको इस शब्द से मतलब है, दूसरे शब्द के पहले अक्षर से और पहले अक्षर के लास्ट वाले, पहले शब्द के लास्ट वाले अक्षर से हमें मतलब होता है। तो यहाँ आप देखिए आपको ई भी स्वर मिल रहा है और अ भी स्वर मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि जब दो स्वर मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, स्वर संधि होगा। लेकिन जब आप स्वर संधि में भी देखेंगे ना, तो स्वर संधि में जब आप रूल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक रूल, एक नियम मिलेगा यड़ संधि का। ठीक है, यड़ संधि का एक रूल मिलेगा, एक नियम मिलेगा। ठीक, वहां पे क्या होता है, ई क्या होता है, अपन य में कन्वर्ट हो जाता है। ई किस में कन्वर्ट होता है, य में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब ई आ के आने से जब य में कन्वर्ट होगा, ये भी हलंत आ में कन्वर्ट होगा और आ मिलने से ये क्या हो जाता है, य पूरा हो जाता है। ठीक है, तो बाद में आपका बचा क्या, बाद में आपका बचा हुआ य प्लस द बचा हुआ है। ठीक है, य बचा हुआ है और पी बचा हुआ है। अब द और य को जब हम मिला देते हैं तो हिंदी में हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यद्यपि। इस टाइप से हमारा एक नियम निकल करके आ गया। ठीक है, एक शब्द निकल करके आ गया यद्यपि, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यद्यपि के लिए जो हमारा आंसर सही होगा वो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें पूछ लेता आप लोगों से कि कौन सी संधि है तो आप लोग लिख सकते थे कि इसमें यड़ स्वर संधि है। क्या है, यड़ स्वर संधि। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सही विकल्प पहचानिए। ठीक है, देखिए हम आप लोग को हमेशा से यही बोले आ रहे हैं कि आपको जब भी स्त्रीलिंग पहचानना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि उसको आप अपने वाक्य में प्रयोग करिए। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम डी वाले ऑप्शन से देखते हैं। ठीक, अंगीठी का मतलब आप लोग समझते होंगे। अंगीठी क्या होता है कि जिसमें कोयला डाल करके जलाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से हम इसका यूज करते हैं जब पहले गैस या कह सकते हैं कि स्टोव नहीं था तो वहां पे अंगीठी का यूज लोग करते थे। तो अंगीठी के लिए क्या कहा जा सकता है कि अंगीठी जलाई गई। ठीक है, क्या हम बोले, जलाई गई, गई शब्द आ रहा है, गया तो आया नहीं। ठीक है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। ये अंगूठी मेरी है, दूसरा हमने यूज किया, अंगूठी मेरी है। चाहे वो अंगूठी किसी लड़की, कोई लड़की अपने लिए बोले कि अंगूठी मेरी है, चाहे कोई लड़का अपने लिए बोले कि ये अंगूठी मेरी है, तो हमेशा अंगूठी के साथ वहां पे मेरी ही आएगा। तो मेरी भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुस्तक के बारे में देखिए, पुस्तक भी आप इसी तरीके से बोल सकते हैं कि वह पुस्तक मेरी है। ठीक है, मेरी है तो आप बोल रहे हैं मेरी है, यहाँ पे भी ये शब्द क्या हो जाएगा, पुस्तक भी स्त्रीलिंग में आ जाता है। लेकिन दही के लिए हम बोलते हैं कि दही खट्टा है। ठीक है, दही क्या है, खट्टा है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ये वाला सही है, ए वाला सही है, क्योंकि जो दही है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं दही खट्टी है, वो गलत बोलते हैं। ठीक है, दही जो है वो क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। ठीक है, विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। अभी जब मैं इसके पहले आप लोग को बता रही थी संधि, तो बताई हूं कि जब हम स्वर संधि पढ़ते हैं, स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि में एक हमें मिलता है स्वर संधि का प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है कि जब समान या कह सकते हैं स वर्ड आकर के मिलेंगे तो वो अपना दीर्घ बना लेंगे। इसको एक्सप्लेन हम कर देते हैं, जैसे अ मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, आ बना लेंगे। ठीक,
फिर आ या आ के साथ फिर अ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। ठीक, आ के साथ आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि आ के साथ आ मिलेगा, इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ये रूल आपका ओ के साथ भी फॉलो होगा और ई के साथ भी फॉलो होगा। ठीक है, ये हमेशा अपना क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगर आप विद्यालय को तोड़ेंगे दो भागों में तो आपको मिलेगा विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, देखिए यहाँ पे विद्या में आपको आ मिला और आलय में आ मिला। ठीक, दोनों आ मिल करके क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो संधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देखिए विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ये संधि के प्रकार है, लेकिन गुण स्वर संधि का एक प्रकार है और दीर्घ भी स्वर संधि का एक प्रकार है। तो जिसमें से आपका जो आंसर सही होगा वो बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है। आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो पहले हम प्रत्यय के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो हम प्रत्यय के लिए कह सकते हैं कि जो शब्दांश, ठीक है, जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़ करके, ठीक है, मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में क्या करे, परिवर्तन कर दे। ठीक है, मूल शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। अगर हम आदरणीय को देखें तो आपको मिलेगा आदर, और इसको आप अगर देखेंगे तो बहुत लोग इसको डी कहेंगे, लेकिन ये डी नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होगा, ये हो जाता है नी। क्या होता है, नी होता है। आप कभी भी ना जब आप इंग्लिश में इसको टाइप करेंगे, इंग्लिश में इसको टाइप करेंगे और एन डालेंगे तभी जाकर के ये डी आता है। ठीक है, आदरणीय होता है। ठीक है, तो मूल शब्द के पीछे कौन सा हमारा शब्द जुड़ रहा है, नी शब्द जुड़ रहा है। ठीक है, नी शब्द जुड़ रहा है, तो इसलिए हमारा प्रत्यय क्या होगा, नी प्रत्यय होगा। ड़ी कोई प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, आपको हम क्लियर बता दें कि ड़ी कोई प्रत्यय नहीं होता है। इसमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा, तो हमारा आंसर सही होगा सी वाला। ठीक है, आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें नी प्रत्यय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, सही विकल्प चुनना है हमें। सदैव संधि अगर हम देखें तो आपको मिलेगा, आप सदैव को अगर तोड़ेंगे ना, सदैव को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा सदा धन एव। क्या मिलेगा, सदा धन एव मिलेगा। अब जब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, इसको जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ से आ और यहाँ से ए मिलने से ये ए हो जाता है। क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ए को हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जब उसकी मात्रा लगती है तो ऐसे लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संधि जो होता है, जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि में जब आप पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, कौन सी स्वर संधि पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे, तो ये वृद्धि स्वर संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। आपको हम बता दें कि अगर हम आपको एक सिंपल अपने लैंग्वेज में बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं वृद्धि स्वर संधि को, तो जब भी हम ऊपर दो चोटी देखते हैं, ठीक है, दो चोटी देखिए इस तरीके से, तो जब दो चोटी आपको दिखेगी ना तो वहां पे आप लोग जान जाइएगा कि वो वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, तो ये आपको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। एक चोटी दिखे तो गुण स्वर संधि हो जाएगा। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको यही मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ हमें दो चोटी दिख रही है तो ये वृद्धि स्वर संधि होगा। बाकी मैंने यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो। ठीक है, यानी कि जहां पर आकाश और जमीन आकर के मिलते हो, हमें ये चीज कभी कभी देखने पे फील होता होगा। आप कहीं ऐसे खाली स्थान पे जाइए जहां पे घर ना दिखे, या कह सकते हैं कि कोई भी सड़क और
कह सकते हैं कि बिल्कुल आदमी से वो परे हो जगह, ठीक है, और वो बहुत खाली जगह हो, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि जो आसमान है वो धरती से आकर के मिल रहा है, ठीक है। एक जगह ये मान लीजिए ऊपर वाला आसमान है, आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस पॉइंट पे वो आकर के धरती से मिल रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा जो स्थिति बनता है उसको हम कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं, ठीक है। क्षितिज को हम इंग्लिश में हॉरिजेंटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। मतलब जहां पे आकाश और जमीन आकर के मिलने का हमें आभास होता है वो हिंदी में क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर डी होगा। क्षीर सागर नहीं होता है, दूध का सागर होता है क्षीर सागर मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इसमें हमें क्या बताना है? काल बताना है। काल का मतलब हमें टेंस बताना है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो जनरली हम 3 ही टेंस जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ठीक है। लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे इसको, इन तीनों कालों को आगे पढ़ेंगे तो इसको भी फिर डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे पहला नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल कोई होता नहीं है। आप इनको भी जब डिफाइन करके पढ़ेंगे तब भी वहां पे आपको भूतकाल नहीं मिलेगा। हेतु मत पद मिलता है लेकिन भूतकाल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ी की बात आ रहा है, यानी कि आपको ये सेंटेंस पढ़ के ही लग जाएगा कि ये काम हो चुका है, ठीक है। और जो काम हो चुका होता है उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं कि वहां पे कौन सा काल होगा? तो वहां पे भूतकाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है उसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, घर का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ घर का पर्यायवाची हमसे पूछा है। तो घर का पर्यायवाची आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, गृह। गृह मतलब घर होता है, निकेतन घर होता है, ठीक है। जटिल मतलब कठिन होता है, घर नहीं होता। साधु का मतलब भी एक तरीके से सज्जन इंसान से होता है, ये भी घर का पर्यायवाची नहीं है। वनिता भी घर का पर्यायवाची नहीं है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि वनिता किसका पर्यायवाची है, ठीक है। वनिता किसका पर्यायवाची है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बाकी का जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या सही होगा? ए हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। सुख का आपको विलोम बताना है। पहले मैं आप लोगों के लिए विलोम के लिए एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ये समझ करके विलोम शब्द के लिए चुनिएगा शब्द कि अगर हमारा शब्द जो दिया है अगर वो तद्भव में है तो उसका जो विलोम होगा वो भी हमें तद्भव में खोजना होगा, ठीक है। अगर हमारा शब्द तत्सम में दिया है तो हमें उसका विलोम तत्सम में ही खोजना होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो उनको मिल गया तद्भव हो या तत्सम, हमें पहला ऑप्शन मिल गया हमने टिक कर दिया, तो ये क्या होता है कि बाद में गलत हो जाता है और बच्चे सोचते हैं अरे ये भी तो सही था, ऐसे तो नहीं होता, ये भी ऑप्शन में था ये भी ऑप्शन में था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये रूल होता है कि अगर तद्भव में शब्द है तो विलोम तद्भव में चाहिए, अगर तत्सम में हमारा पूछा गया है तो हमें तत्सम में जवाब देना चाहिए। जैसे अगर हम सुख देखें, सुख तो आपको कई ऑप्शन सब एक ही तरह लग रहा होगा, ठीक है। आंसू चूंकि नहीं लगेगा, आंसू को हम पहले ही काट देते हैं। परेशानी, कष्ट, दुख आपको सब एक ही लगेगा कि सब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख का कभी भी विलोम ना कष्ट होता है ना परेशानी होता है। सुख का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दुख होता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि विलोम शब्द बहुत आसान होते हैं, लेकिन विलोम भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मृगनैनी शब्द में कौन सा समास है? मृगनैनी शब्द में हमें समास बताना है, ठीक। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास का रूल होता है कि इसमें कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं।
कारक चिन्ह छिपे होते हैं। जब भी आप तत्पुरुष समास का कोई एग्जाम्पल रहेगा, आप उसको तोड़ेंगे तो आपको बीच में कारक चिन्ह मिलेगा। अव्ययी भाव समास का क्या रूल होता है? तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे हम लिख दें निसंकोच, ठीक है, तो ये जो नि शब्द आ जाएगा ये अव्यय हो गया। बहुब्रीही में क्या होता है कि जो पूरा हमारा दिया रहेगा शब्द उसको छोड़ करके तीसरा पद प्रधान हो जाता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होने का मतलब कि कोई दूसरा अर्थ हमें निकल करके दिखेगा, ठीक है। और कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें विशेषता बताई जाती है, ठीक है। क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। तो आप बताइए कि क्या हो सकता है? जो मृगनयनी शब्द दिया है, ठीक है, जो मृगनयनी शब्द दिया है इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें तो कारक चिन्ह है नहीं, ठीक है। मृगनयनी को अगर तोड़ेंगे कारक चिन्ह है नहीं, प्रथम पद अव्यय है नहीं, तीसरा पद प्रधान है नहीं, ठीक है, क्योंकि मृगनयनी किसी तीसरे के लिए नहीं यूज किया गया है। यहाँ पर कर्मधारय समास होगा कि यहाँ पर आंखों की विशेषता बताई गई है कि वो आंख किसके समान है? मृग के आंखों के समान आंख है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मृगनयनी बोलते हैं। या आप सिंपल कह सकते हैं कि जिसकी आंखें मृग के समान हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कोयल को आप अगर देखेंगे, ठीक है, कोयल को आप देखेंगे तो कोयल जो होती है, सुनते होंगे आप लोग कि इसकी आवाज बहुत मधुर होती है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शंस पढ़िए। काग, काग किसका होता है? तो काग का मतलब आप लोग को पता होगा कि ये कौवे से होता है, ठीक है। किससे होता है? कौवा जो होता है उसका पर्यायवाची होता है काग, ठीक है। तो कोयल और कौवे का तो कोई मेल है ही नहीं। कपोत मतलब क्या होता है? कपोत मतलब कबूतर होता है। क्या होता है? कबूतर होता है। कली, ये फूल की कली से मतलब है। कोकिला मतलब ही कोयल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर सही होगा, कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? कोकिला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कह सकते हैं कि अगर आप इसको याद करेंगे ना, या याद क्या करना है, समझने की बात है, आप इसको समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोई ढंग का क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए पूछा गया है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि उसको हम क्या कहते हैं। रंगमंच मतलब कि जहाँ पे नाटक होता है, ठीक है, या स्टेज हम कह सकते हैं, ठीक है, जो जनरली हम एक स्टेज बनाते हैं और कोई फंक्शन करते हैं, उसके पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? पर्दे के पीछे का स्थान। तो देखिए बहुत लोग को पता होगा पृष्ठ मंच, बिल्कुल नहीं। दर्शक दीर्घा नहीं होता है। दर्शक दीर्घा होता है कि जहां पर सब दर्शक लोग बैठ करके देखते हैं, उसको हम दर्शक दीर्घा कहते हैं। नाट्य स्थल नहीं कहते हैं क्योंकि पूरा स्थान जहाँ पे नाटक होता है उसको नाट्य स्थल कहते हैं। देखिए रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, अनुराग का बताना है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? अनुराग का मतलब होता है प्रेम। और आपको बताना क्या है? विलोम। तो अनुराग का जो विलोम होता है वो होता है विराग। क्या होता है? विराग होता है, ठीक। चलिए, ना राग होगा, ना अनुरक्त होगा और ना ही तिरुभाव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अभी जब इसके पहले हम क्वेश्चन में आप लोग को समास बता रहे थे तो हम बताए हैं कि जब पहला पद अव्यय हो, ठीक है, क्या हो? पहला पद अव्यय हो तो क्या होता है? वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अनु जो है, अनुरूप में अनु जो है ये अव्यय है। अनु का मतलब होता है, अनु का अर्थ होता है के अनुसार। क्या होता है?
के अनुसार, यानी कि अनुरूप दिया है तो रूप के अनुसार, ठीक है। अगर दिया होगा अनुसार तो उनके अनुसार मतलब कि उनके अनुसार ही होगा, ठीक है। चलिए, मतलब उनकी तरह हो जाता है, अनुसार मतलब उनकी तरह या उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, और हम इस तरीके से बहुत सारे शब्द देख सकते हैं। कर्मधारय में बताएं कि विशेषता बताई जाती है, तत्पुरुष में बताएं आप लोग को कि कारक चिन्ह छिपा होता है, ठीक। द्विगु में क्या होता है कि ये संख्यावाची होता है, क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो बचा क्या हमारा, अव्ययी भाव समास बचा, और यही हमारा आंसर सही होगा, बाकी ए बी डी सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पे फिर पुल्लिंग के लिए आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसको हम लोग देखते हैं। आप एक एक शब्द को एक एक वाक्य में प्रयोग करते रहिए, ठीक है। किताब के लिए अभी हम बताए थे कि किताब मेरी है, आप प्रयोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन होगा इसका आंसर किताब तो हो नहीं सकता है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं रात के लिए, रात हो गई है, ठीक है, हो गई है तो ये रात भी नहीं होगा। दिन हुआ, ठीक है, सुबह हुआ, दिन हुआ, दिन हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो पुल्लिंग शब्द होगा वो दिन होगा। मृत्यु भी पुल्लिंग नहीं होता है, मृत्यु क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए धूत नहीं होता है, हमें शुद्ध शब्द बताना है, धूत नहीं होता है, धूर्त होता है। क्या होता है, धूर्त होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। भेंट नहीं होता है, भेंट होता है, यहाँ बिंदी होना चाहिए। पाँव बिल्कुल सही होगा हमारा, और आंख ना होकर के आंख होता है, इस तरीके से होता है। तो जो इसमें हमारा शुद्ध शब्द होगा वो शी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द कौन सा होगा उसका हमें चयन करना है। तो तत्सम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हूबहू संस्कृत से ले लिया गया हो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। तमोली नहीं होता, तीर्थ नहीं होता, तीर्थ होता है। बहिर नहीं होता है, ठीक है। इसमें प्रहर जो होता है, प्रहर ही क्या है, तत्सम शब्द है। प्रहर को जब आप तद्भव देखेंगे ना तो हम पहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहर, पहर इसका तद्भव हो जाएगा। बाकी प्रहर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बैल शब्द में कौन सी संज्ञा है। बैल शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहले नंबर आप ये जानिए कि व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान, किसी भी चीज के बारे में जब भी बात करेंगे वो विशेष रहेगा, ठीक है, कोई विशेष चीज रहेगा। द्रव्य नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसको हम नाप तोल नहीं सकते हैं, ठीक है, इससे कोई चीज बनता नहीं है। भाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। जातिवाचक बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। जातिवाचक क्यों होगा, क्योंकि बैल कहने से पूरे बैल के समूह का हमें पता चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नंदी बैल कह देते ना तो सिर्फ एक बैल के लिए वो शब्द होता, ठीक है, वो तो वहां पे क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन बैल कहने से यहाँ पे पूरे बैल समूह का हमें बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरे ये तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज। और हाँ एक चीज और, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।